नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए 2023-24 में जो आप लोग अलग अलग स्टेट्स में या फिर जो है अलग अलग परीक्षाओं को लेकर के यहाँ पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर स्पेशल करंट अफेयर्स सीरीज चलाई जा रही है। और आज से आपका जो ये प्रथम क्लास यहाँ पर शुरू हो चुका है। आपको डेली यहाँ पर क्लासेस देखने को मिलेंगे जो आपके करंट अफेयर से संबंधित होंगे। और ये जो प्रश्न होंगे ये आपके वैसे ही प्रश्न होंगे जो आपके पेपर्स में पूछते हैं। पेपर से पूछने का मतलब क्या होता है, देखिए मेरी बात समझिएगा कि किस लेवल का प्रश्न पूछता है, ठीक है, और किस तरह के यानी कि टाइप का प्रश्न पूछता है। तो उन दोनों का मिश्रण आपको देखना कि उसका लेवल वैसा ही होगा और उसका टाइप ही वैसा होगा। ऐसे ही प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर दिल से तैयारी कर रहे हैं, सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल दृढ़ता को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को देखिएगा अंत तक और बताइएगा क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। सभी को यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है भैया, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये पहला प्रश्न आप लोग के सामने रहा, भारत का पहला पूरी तरह से ऑनलाइन शासित राज्य बना है। चलिए भैया यहाँ पर बताइए, पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। चलिए फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो पूरी तरीके से क्या ई गवर्नड मतलब आप समझते हैं जहाँ पर सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो है मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है केरला। केरला यहाँ पर जो है भारत का पहला ऐसा राज्य हो गया है जिसने अपने यहाँ पर सारी सुविधाओं को देने के लिए, यानी कि जो भी सरकार द्वारा जितनी भी सुविधाएं दी जाती हैं वो सारी सुविधाएं आपको ऑनलाइन तरीके से जो है यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, इसको लेकर के उन्होंने बहुत पहले 2 योजनाएं चलाई थी, उसी का रिजल्ट है। एक उन्होंने चलाया था केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क प्रोजेक्ट, ठीक है, केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क प्रोजेक्ट चलाया था। और दूसरा उनका सेवा ग्रामम के नाम से चलाया गया था। तो इन्हीं दोनों का यहाँ पर सेवा नाम था, माफ करेगा ग्रामम नहीं, सेवा नाम था। और इन्हीं दोनों का मिश्रण ये था कि जो है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला था, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि फाइनली ये पूरी तरीके से ई गवर्नड यानी कि ऑनलाइन शासित राज्य बन गया है। आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए। मैंने इसीलिए आरओ का देखिए यहाँ पर आरओ का मैंने आप लोग को 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सॉल्व भी करा दिया है। क्यों? क्योंकि जिससे आप लोग देखिए, मैंने आपको उसमें बताया भी कि क्यों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए और क्यों अगर आपको अच्छे कम मेहनत में ज़्यादा नंबर लाने तो क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए, वो आप उसे जब देखेंगे तो खुद समझेंगे। और मैंने उस वीडियो में आपको बताया भी है। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी रही। तो चलिए भैया बताइए भारत की रैंकिंग कितनी रही। आपको पता है ये जो आपका है ये पेरिस की एक एनजीओ है, पेरिस की एनजीओ के द्वारा जो है ये आपका क्या नाम है, ये रैंकिंग निकाली जाती है। और इस रैंकिंग के बारे में अगर आप अच्छे से जानना चाहें तो इस रैंकिंग में जो ये जो इंडेक्स निकाला जाता है, इस इंडेक्स को जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एनजीओ है उसके द्वारा निकाला जाता है। उसे शॉर्ट फॉर्म में आरएसएफ भी कहते हैं। क्या आरएसएफ? लेकिन आप कहेंगे सर ये तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, बट इसे शॉर्ट फॉर्म में आरएसएफ लिखा जाता है मेरे दोस्त। और यहाँ पर जो है ये पांच इंडिकेटरों के आधार पर जो है, ये 5 इंडिकेटरों के आधार पर जो है किसी भी देश की प्रेस की स्वतंत्रता को मापता है। अब भारत को इसमें 161वां स्थान मिला है। कुल 180 देशों में भारत को 161वां स्थान मिला है। अब आप सोचिए ये आपके लिए अच्छी बात है या बुरी बात है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। निम्न में से किस न्यूक्लियर टेस्ट को मई 2023 में 25 साल पूरे हुए। चलिए बताएं किस न्यूक्लियर टेस्ट को मई 2023 में 25 साल पूरे हुए। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन बुद्धा और पोखरण द्वितीय, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि वो इनमें से है ही नहीं। तो भैया अभी हाल ही में आपके 11 मई 2023, जी भैया 11 मई 2023 को 25 साल पूरे हैं। उसका नाम है पोखरण द्वितीय। ये तीनों के तीनों जो आप देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों आपके न्यूक्लियर टेस्ट से ही संबंधित। जब पोखरण प्रथम या ऑपरेशन बुद्धा जाना जाता है, पोखरण द्वितीय है, और ऑपरेशन शक्ति है जब आपका जो है प्रथम बार आप ये जो है भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ऑपरेशन बुद्धा में ही लगभग भारत को अपनी जो क्षमता चाहिए थी वो मिल गई थी। अब पोखरण में इसने जो है करके एकदम अपने आप को
प्रूफ कर दिया था कि अब हम न्यूक्लियर शासित देश बन चुके हैं। ठीक है, समझ गए। और ऑपरेशन बुद्ध इसलिए नाम पड़ा क्योंकि उस दिन बुद्ध जयंती था जब इसका परीक्षण हुआ था। समझ गए, इतनी सी बात है। अगला प्रश्न है, G7 की 49वीं बैठक कहां पर हुई? चलिए फटाफट जवाब दीजिए। G7 की 49वीं बैठक कहां हुई थी माय डियर? आपको पता है कि G7 क्या है? कुल 7 बड़े देशों का जो है एक समूह है, और इसको आप देखिए, आप इस तरह से याद रखिएगा। इसका EU यानी क्या यूरोपियन यूनियन इसका सदस्य नहीं है, इंडिया इसका सदस्य नहीं है, ठीक है, चाइना इसका सदस्य नहीं है। देखिए ये जो बड़ी बड़ी मेजर इकोनॉमीज है ये इसके सदस्य नहीं है। आपको इससे आसानी होगी, वरना पेपर में पूछ लेगा कि G7 के सदस्य देश हैं, उसमें आपको EU दे देगा तो आप उसको जो है सही कर देंगे, नहीं करना। देखिए एशिया से केवल जापान है, ठीक है, और आपके फिर जो है क्या है, 2 नॉर्थ अमेरिका से है, एक आपका कनाडा है और दूसरा आपका US से है। ठीक है, कनाडा और US से है। उसके बाद आपके जो बचते हैं यहाँ पर 4 देश, वो आपके कौन से हैं? इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये 3 आपको याद हो गए, और चौथा आपका क्या आ रहा है? UK। ठीक है, ये बाकी जो आपके यूरोप कंट्रीज है 4 उसमें से हो गए। और ये 49वीं बैठक कहा जापान के हिरोशिमा में हुई है। और इस जापान ने जो है G7 के होते हुए भी यहाँ पर इसने कुछ देशों को गेस्ट के तौर पर बुलाया था, और इसी गेस्ट देश के तौर पर इसने भारत को भी आमंत्रित किया था, और भारत ने यहाँ पर जो है 10 एक्शन प्लान पेश किया था। जी भैया, भारत ने इस G7 की बैठक में 10 एक्शन प्लान पेश किया था, जो इसका सदस्य तो नहीं है, लेकिन क्या यहाँ पर जिस जापान ने जो आयोजन किया था, मतलब जिसकी अध्यक्षता की थी, तो वो जो है अपने संबंधित महत्वपूर्ण देशों को एक गेस्ट देश के रूप में बुलाता है, तो उसमें भारत को आमंत्रित, और भारत से ही 2-3 और देशों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन भारत संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील था, और भी थे, मतलब भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील ऐसे अन्य महत्वपूर्ण देश थे। चलिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने देश सहभागिता स्ट्रेटजी के रूप में किस देश को चुना? आपको पता है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? इसकी स्थापना 1966 के करीब हुई थी। जी भैया, 1966 करीब। और इसका अगर आपसे पूछा जाए कि माय डियर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर मनीला में। कहाँ पर? मनीला, जो आपके कहाँ पर? फिलीपींस में स्थित है, वहाँ पर है। और देखिए अगर आपसे पूछा जाए तो इसके कुल देशों की संख्या कितनी? 68 देश है, जिसमें से आपके क्या 49 आपके एशिया से हैं, प्लस 19 आपके कहाँ है? पैसिफिक देश हैं। ठीक है, इतना तो समझ रहे होगा ना, अगर आप पढ़ रहे हो तो एशिया देशेस क्या है, पैसिफिक देशेस क्या है, तैयारी करो तो ये समझ रहे हो ना। ओके, हाँ, तो यहाँ पर प्रश्न इसका क्या पूछा, किसको चुना गया? तो देखिए भैया, इसको हाल ही में जो है भारत को चुना गया। भारत को देखिए इससे पहले भी भारत को चुना गया था, वो टाइम पीरियड अलग था, ये टाइम पीरियड अलग है। इससे पहले भारत को 2018 से 22 के लिए चुना गया था, क्या देश सहभागिता स्ट्रेटजी का। अब इसको 2023 से 2027 तक के लिए पुनः चुना गया है, तो ये इससे पहले भी चुना गया था, फिर इसको चुना गया। ठीक है, और देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान गए, कितने देश हैं वो जान गए, और आई थिंक इससे शायद आपसे प्रश्न नहीं पूछ सकता ये। ठीक है, और बाकी इसमें कॉस्ट शेयरिंग 70-30 का होता है, जिसमें 70 जो है 70-30 रेशियो होता है। इसमें 70 जो है जो वहाँ की सरकार होती है उसके ADB, मतलब 70 ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा, और यहाँ पर 30 जो है आपके जो डोमेस्टिक सरकार होती है उसके द्वारा जो है वहन किया जाता है, जिस भी प्रोजेक्ट को यहाँ पर ADB द्वारा फंडिंग की जाती है। ठीक है, तो खैर ये सब बहुत डिटेल की चीज़ें हो जाएंगी जो आपके पेपर में नहीं पूछता है। PCS ले, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, PCS या PSC लेवल की चीज़ों में इतना डिटेल में नहीं जाते, वो लोग 1 लाइनर में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। बस ये चीज़ है कि क्या उठा के कहाँ से पूछ ले, वो थोड़ा सा क्वेश्चन होता है। चलिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए ये सारी चीज़ें मैं उसी लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके पिछले साल से लेकर के, मतलब 2023 से लेकर के 24 के बीच में आपके न्यूज में रही है, करंट अफेयर्स में रही है, जो आपकी जानकारी के लिए जरूरी, जो आपके पेपर के दृष्टि संबंधित, उन्हीं प्रश्नों को ला रहा हूँ। वो बेसिक हो सकते हैं, वो हार्ड हो सकते हैं, वो मॉडरेट हो सकते हैं, लेकिन वो जरूरी जरूर है, ये मैं कह सकता हूँ। वो इंपॉर्टेंट है, इतना मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है,
तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब कितना दिया जी भैया, नाटो में शामिल देशों की संख्या कितनी है 31। जी भैया 31 शामिल देशों की यहाँ पर संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देखिए कितना है 29 जो है आपके यूरोपियन यूनियन में, कुल कितने यूरोपियन यूनियन में 29 देश हैं, प्लस 2 देश आपके कौन से हैं यहाँ पर भैया, 2 अमेरिकन में कौन से, कनाडा और अमेरिका, जैसा कि आपको G7 में ही बताया। देखिए ये लोग अलग अलग देते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ था ना, हाल ही में यूएस ने अपनी एक कमेटी बनाई थी, उसमें ये कहा था क्या इंडिया को जो है शामिल करना चाहिए कि नहीं, कि जो नाटो प्लस की जो होती है, एक नाटो +5 बना हुआ, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि नाटो प्लस जो हम बना रहे क्या उसमें भारत को भी शामिल करना चाहिए। तो उसकी समिति ने कहा बिल्कुल भैया भारत को हमें शामिल करना चाहिए, उस रिपोर्ट में ये कहा गया, ठीक है। समझ गया कि क्यों मैंने ये प्रश्न लाया, आप समझ गए ना कि भारत से क्या रेफरेंस है, ठीक है। अब नाटो +5 में देखिए क्या है कि देखिए नाटो 2 तरह से देता है, एक तो देता है कि जो है नाटो हो गए, और एक देता है MNNA, क्या MNNA, ये क्या होता है, मेजर नॉन नाटो एलाई स्टेटस, ठीक है, मेजर नॉन नाटो एलाई स्टेटस। अब देखिए क्या होता है, ये जो स्टेटस दिया जाता है इसमें ये होता है कि इसमें आपकी सिक्योरिटी से नहीं इनको मतलब होता है, बल्कि आपके इकोनॉमिक और कैसे आपके मिलिट्री से मतलब होता है। लेकिन नाटो अगर आप जुड़ जाते हैं तो अगर आप पर कोई हमला करता है तो नाटो से संबंधित जितने देश हैं सब मिल करके उस विरोधी देश पर हमला करेंगे। इसीलिए देखिए यूक्रेन को जो है क्यों जो है नाटो शामिल नहीं कर रहा है, देखिए नाटो भी बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से खेल रहा है। नाटो कह रहा है हम तुम्हें करेंगे, तुम युद्ध लड़ो, हम तुम्हें क्या, हम तुम्हें वेपन्स देंगे, लेकिन वो इसी बीच जो है समिट हो रही है, लेकिन वो शामिल नहीं कर रहा है नाटो में यूक्रेन को, कि उसे पता अगर हम शामिल कर लेंगे तो जो उनका एक पैक्ट होता है उसके अंदर क्या होता है कि हमें, तो वो सब मिल करके फिर रसिया के खिलाफ लड़ेंगे और इससे क्या हो जाएगा, ये फिर क्या तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। तो नाटो भी बच रहा है, एक अच्छा फैसला है मेरे ख्याल से कि विश्व शांति बनी रहे, और साइड से तो ये सहायता कर ही रहे हैं यूक्रेन का, इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक तरीका, बहुत अच्छा है। चलिए यहाँ पर प्रश्न है कि बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जी भैया बताइए, बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट। तो ये देखिए भैया ये बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट बेसिकली देखिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा किया गया है। अब आप समझिए कि ऐसा रिपोर्ट ऐसा किया क्यों जा रहा है। देखिए आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या करता है, विश्व में स्टेटस बताता है कि किस देश में क्या सिचुएशन है, विश्व की क्या सिचुएशन है, किस देश में इन्वेस्टमेंट अच्छा होने वाला है, किस देश में इन्वेस्टमेंट को लेकर के और सुधार करने की जरूरत है। तो ये जो बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट है ये बेसिकली ये ला रहा है प्राइवेट सेक्टर के लिए, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट को क्या करना चाहिए उसको लेकर के यहाँ पर जो है ये बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा रेडी किया जा रहा है, इसे बी रेडी भी कहा जा रहा है, ठीक है। और इसमें जो है 10 टॉपिक्स 10 टॉपिक को ये बेसिकली कवर करेंगे। आप लोग सिलेबस कवर करते हो उसे 10 चीज़ों को बहुत बिंदुवार तरीके से कवर करेंगे, फिर उससे ये बताएंगे कि जो है कितने देशों में क्या स्थिति है और किस प्रकार से यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और इससे प्राइवेट सेक्टर को ये पता लगेगा कि हमें किस देश में जाना चाहिए, कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर पता लगेगा। पहली रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि हम 2024 तक जो है ले आएंगे, जिसमें 54 देश की इकोनॉमी का जो है हम लोग हाल बताएंगे, और बाद में इसे जो है अगले फेज में कुल 180 देशों की इकोनॉमी का हम बताएंगे, ठीक है, जो 2025-26 तक एक है हम पेश कर देंगे। समय लगता है माय डियर, कोई भी चीज़ें एक दिन में नहीं बनती। रिपोर्ट तैयार करना, उस देश से सहायता लेना, फिर काफ़ी चीज़ों को मतलब मैनेज करना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया आप जान जाएंगे। क्यों भैया, क्योंकि जो चुना गया है वो आपका भारतीय अमेरिकी है, या आप अमेरिकी भारतीय कह दीजिए, भारतीय अमेरिकी व्यक्ति चुना गया है। इसीलिए भारत की दृष्टि से और आपके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उनका नाम है अजय बंगा। जी भैया अजय बंगा जी जो पंजाबी हैं, इनको चुना गया है। और देखिए यहाँ पर आप तीनों नाम को हल्के मत लीजिएगा, तीनों नाम बहुत भारी हैं, क्योंकि ये पहले वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष थे, ये आपके पहली महिला अध्यक्ष थी, और ये आपके इनसे पहले वाले थे, ठीक है। तो तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आप अगर जीके पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। हाल ही में वाशिंगटन डिक्लेरेशन अमेरिका और किस एशियाई देश के मध्य हुआ, चलिए भैया जवाब दीजिए बताइए।
वाशिंगटन डिक्लेरेशन देखिए आपके, एक तो अमेरिका और दूसरे देश का नाम क्या है फटाक से आपको पता होना चाहिए, तो नाम क्या है, दक्षिण कोरिया। जी भैया, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के मध्य हुआ। देखिए इसमें हुआ ये कि जो कोरियन पेनिनसुला है, जो आपको पता है कि वहाँ पर क्या है, ऊपर आपका नॉर्थ अमेरिका, नीचे आपका दक्षिण अमेरिका है। और नॉर्थ अमेरिका आपका जो है क्या है, एक ऑटोक्रेटिक यानी कि तानाशाही तरीके से पूरा रहता है और अमेरिका को बार बार धमकाता है, और इतना छोटा सा होकर के भी अमेरिका को आग दिखाता है, क्योंकि उसे पता है कि खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन उसके पास दूसरा रीजन ये भी है कि उसके पास सपोर्ट है चाइना का, रूस का, कि वो उसे एक अपने पिद्दी की तरह यूज कर रहे हैं। कि होता नहीं है, गांव कहते नहीं अरे रे तुम चढ़ो चढ़ो हम पीछे से हैं, और उनको पता है कि जैसे ये इसके ऊपर चढ़ने आएंगे फिर कहेंगे अरे ये हमारा दोस्त है, तुम इससे कैसे भिड़ रहे हो, हमसे भी तुम भिड़ रहे हो। तो सेम यही चल रहा है, रूस और चीन खेल रहा है, इसी में नॉर्थ कोरिया इसका फ़ायदा उठा रहा है। खैर इसका भी अपना एक तरह, इसके यहाँ के देश के लोग परेशान हैं, लेकिन ठीक है, ये वहाँ की जियोपॉलिटिक्स की चीज़ें हो गई। हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उसका सही जवाब दक्षिण कोरिया है। और इसके बाद ये हो जाएगा कि अमेरिका अपना जो है एक सबमरीन जो है कोरियन पेनिनसुला पर अपना क्या करेगा, हमेशा उपस्थित रखेगा, जिससे वहाँ पर कोई भी अगर भविष्य में दिक्कत होती है तो सबमरीन स्थित होने से वो युद्ध की स्थिति में एक्टिव हो सके। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें देखिए क्या मैं बताता हूँ, मैं जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, इन सारी चीज़ों के संदर्भ में बता दो। अगर आपको कहानी लग रही है तो माय डियर आप मेंस पेपर के बारे में नहीं जानते हैं। कई राज्यों में मेंस पेपर बहुत अच्छे से, यूपी पीसीएस ले लीजिए, वाह वाह यूपीएससी के तरीके से होता है। कुछ राज्यों में बस ऑप्शनल होता है, तो जहाँ जैसा होता है अलग चीज़, लेकिन जानिए एक स्टूडेंट के तौर पर समझिए, क्योंकि आगे चल के देश आप ही को चलाना है भैया, राज्य आप ही को चलाना है। तो आप अगर कूटनीतिक तरीके से अच्छे होंगे तो देश खुशहाल रहेगा, सरकार खुशहाल रहेगी और आप भी खुशहाल रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन संगठन के पहले महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, चलिए बताइए। तो देखिए भैया एक चीज़ हम बता दूं, ये इंटरनेशनल माइग्रेशन संगठन जिसे कहते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, भारत इसका सदस्य है। ठीक है, भारत इसका सदस्य, ये आपको पता होना चाहिए। और आप देखिए अभी हाल ही में जब रोहिंग्या इशू हुआ था तो उस पर जिस हिसाब से भारत ने जो है रिएक्ट किया था, उसको लेकर के विश्व भर में भारत की थू थू हुई थी। क्यों? क्योंकि भारत जो है इसका एक ट्रीटी को साइन किया हुआ है। अब इस ट्रीटी को साइन करने वाले देशों के ऊपर ये अपने आप एक वो बन जाता है कि अगर आपके यहाँ पर अन्य देशों के लोग आते तो आप उन्हें जो है रहने की सुविधा प्रदान करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब एमी पोप है, जिन्हें हाल ही में चुना गया। ठीक है, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें टोटल 175 देश जो है इस संगठन के सदस्य हैं। अगला प्रश्न, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन का कार्यकाल कितना है? अब आप सोच रहे होंगे सर ये प्रश्न तो कहाँ से आ गया, तो माय डियर ये प्रश्न इसलिए आया क्योंकि अभी हाल ही में कंपटीशन कमीशन जो कंपटीशन एक्ट 2002 था उसे सुधार किया गया है, तो इसलिए ये आपके सामने न्यूज में रहा है, तो इसीलिए भी यहाँ पर यह है। तो बताइए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जी भैया, तो इसका सही जवाब क्या है यहाँ पर, क्या 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु? जी भैया बी। और यहाँ पर सदस्यों की संख्या, एक चेयरमैन 2 सदस्य होते हैं या एक चेयरमैन 6 सदस्य हो सकते हैं, यानी कि क्या 3 या फिर जो है 3 से लेकर के 7 के बीच में जो है इनके सदस्यों की संख्या होती है इस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ओके, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और इसका काम क्या होता है अगर कंपटीशन, देखिए ये बेसिकली इसका प्रमुख कार्य होता है कि जैसे मार्केट में कहीं भी तरह की अनियमितता ना होने पाए, अर्थात ऐसा ना होने पाए कि कोई मोनोपोली के आधार पर चीज़ों को अपने मन से जो है क्या घटा रहा है बढ़ा रहा है, इससे बाजार में अनियमितता आ रही है, सही लाभ जो है ग्राहक को नहीं पहुंच पा रहा। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी संस्था की स्थापना की गई, जो मार्केट में इन्हीं सब चीज़ों को, गलत चीज़ों को होने से रोकता है। चलिए भैया अगला प्रश्न है, आरबीआई ने सभी बैंकों को अपने अंतर्गत रेगुलेट किए जाने वाले जो बैंक हैं उनको लीबर और मिफर के अंतर्गत, देखिए आप समझिए लीबर और मिफर है क्या। बेसिकली आप जो अच्छा से पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा, जो नहीं पढ़ते हैं वो आज जान जाएंगे, शायद अगले अगर उन्हें मन से पढ़ रहे तो भूलेंगे नहीं। देखिए लीबर आपका क्या है, पहले तो जान चलिए ये एक ऑफर्ड रेट है, इस पर जो है ये दोनों पर जो बैंक्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, ठीक है, दूसरे लोगों को। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, एक चीज़ में शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। लेकिन क्या हुआ है, ये दोनों जो बेंचमार्क थे जिनके आधार पर बैंक आपके जो है दूसरों को पैसा देते थे, लेकिन हुआ क्या डियर कि इसमें ऐसा पाया गया कि ये जो है बहुत ज़्यादा इसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, ये उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे सोच करके इन पर जो है चीज़ें की जा रही थी। ठीक है, तो इसी के संबंध में आरबीआई ने कहा है कि भैया कितने तारीख से, 1 जुलाई से जो है इसका कोई भी प्रयोग नहीं होगा, अर्थात 30 जून
तक इसे जो है ख़त्म करके 1 जुलाई से नया। जी भैया, किस तारीख तक ख़त्म करने को कहा गया है? तो देखिए मेरी बात समझिएगा, अगर किस तारीख तक ख़त्म करने को कहा गया है तो 1 जुलाई से ये कहा गया है कि हम लोग नए तरीके से करेंगे, और ख़त्म करने कहा गया तो 30 जून तक कहा गया कि हम इसे ख़त्म कर देंगे। तो आप इसका प्रश्न ए सी समझेंगे कि डी? तो इसका सही जवाब सी होगा। मेरी बात समझिए क्यों? क्योंकि 30 जून तक हमें ख़त्म करने कहा गया, 1 जुलाई से हम नया लेकर के आएंगे। चलिए लीवर का मैं यहाँ पर पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ। लंदन इंटर बैंक, ओके, लंदन इंटर बैंक इंटर बैंक फॉरवर्ड, 1 मिनट, फॉरवर्ड तो इसका मिफर का होगा, माफ़ करेगा दोस्तों, माफ़ करेगा, ठीक है। लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, ओके, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, आपका वही ऑफर्ड रेट होगा। मैं बैंक क्यों लिख रहा हूँ यार, मैं इसीलिए इतना बोल देता हूँ कि कुछ भी लिखूँ आप लोगों को पता लग गया। इसका होगा मिफर आपका क्या है? मुंबई, ओके, इंटर बैंक, एफ फॉर फॉरवर्ड, ओ फॉर क्या? आउटराइट, आर फॉर क्या? रेट। तो मुंबई इंटर बैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट, ओके। और उन्होंने कहा है कि इसे जो है 30 जून तक माय डियर ख़त्म कर दो, ठीक है। और उन्होंने कहा इसके स्थान पे जो आपको उपयुक्त लगे वो आप उस रेट, उस बेंचमार्क के आधार पर आप क्या, उस बेंचमार्क के आधार पर आप जो है लोन दे सकेंगे जो शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, से शॉर्ट फॉर्म में क्या? IRDAI, IRDAI कहते हैं क्या? IRDAI कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है माय डियर कि इसने एक बीमा ट्रिनिटी से, कि हिंदी में क्या, बीमा त्रिदेव नाम का एक चीज़ लॉन्च किया है। तो उन बीमा त्रिदेव में से कौन सा चीज़ ऐसा है इन चारों में से जो नहीं शामिल है, ठीक है। अब देखिए भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तभी मैं लेकर के आऊँ, क्योंकि देखो बहुत बेसिक सा, बहुत डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। और आपके सरकार देखिए, जो देखिए कोई भी क्वेश्चंस पूछने का तरीका क्या होता है कि सरकार का रुझान किस तरफ है। आप क्वेश्चन पेपर कभी भी देखिएगा, कुछ स्कीम्स या कुछ चीज़ें वहाँ से पेपर में पूछा जाता है जहाँ पर आपके सरकार का रुझान ज़्यादा होता है या जहाँ पर सरकार उस चीज़ को लेकर ज़्यादा बात कर रही होती है। तो सरकार आज के डेट में क्या कर रही है? एक तो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन चाह रही है, साथ ही साथ ये चाह रही है कि लोग इंश्योरेंस इंक्लूजन भी करें, यानी कि सभी लोग इंश्योर्ड हो जाएं, यानी कि सभी का बीमा हो जाए, ठीक है। इसीलिए मैं प्रश्न लेकर आया। तो इसका सही जवाब क्या है? बीमा ग्राहक। जी भैया, बीमा ग्राहक यहाँ पर जो है इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। इसमें एक बीमा सुगम है, बीमा विस्तार है, बीमा वाहक है। और इसका लाने का प्रमुख एक ही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमा कराएं अपना। बीमा होने से फ़ायदा ये होता है कि लोगों को एक सुविधा मिलती है और लोगों को जागरूक करने की भी ज़रूरत होती है। खैर इसके लिए पैसा चाहिए होता है, बहुत कम ही लोग जो है फिर इतना आज की डेट में देखिए, सही बताएं तो भारत में स्थिति यह है, कितनी महंगाई और सभी चीज़ें इस तरह से हैं कि लोग आज के समय में बीमा जो करा भी रहे थे वो अपनी वो क्या नाम कहते हैं, किस्त नहीं भर रहे हैं। आज की डेट में ऐसी हालात हैं, ठीक है। जो पढ़ रहे होंगे समझ रहे होंगे। विश्व भर में भारत बीमा बाजार में कौन सा स्थान रखता है? जी भैया चलिए बताइए, बहुत अच्छा सुंदर सा प्रश्न है, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया? जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या 10वां जवाब दिया है वो सही कर ले। जी भैया देखिए यहाँ पर ऐसा माना गया है कि जो अभी भारत हाल ही में 10वें स्थान पर है, ये 2032 तक जो है ये आपके 6वां सबसे बड़ी बीमा बाजार बन जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और गलत नहीं, क्योंकि इतनी जनसंख्या है तो इसमें गलत क्या है, अगर इतनी जनसंख्या लोग कर ले तो पहले स्थान पर आ जाए। लेकिन जिस हिसाब से बढ़ोतरी होगी धीरे धीरे सभी लोग थोड़ी ना इंश्योरेंस कराएंगे अपना, ठीक है, समझ गए। तो चलिए बाकी तो पेनिट्रेशन बढ़ ही रहा है। जो आपका 2000 में 2.7% लोगों का केवल बीमा था, आज की डेट में 4.2% लोगों के बीमा हो चुका है। अब देखिए भारत की दृष्टि से ये मात्र 1.5 है, लेकिन 1.5 को अगर आप देखोगे 140 करोड़ जनसंख्या के हिसाब से तो संख्या बड़ी निकलेगी कंपेयर टू अदर कंट्रीज के, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 2022 तक भारत में कृषि कार्य पर निर्भर लोगों की प्रतिशतता कितनी है? देखिए ये प्रश्न इसलिए आया है क्योंकि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि लोग जो है फिर से ज़्यादातर लोग जो है गाँव की तरफ जा रहे हैं। और गाँव की तरफ जा रहे हैं तो गाँव में करने के लिए क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ तो होती ही नहीं है। या तो आप किसी के यहाँ जा कर के वो करेंगे या तो आप खेती करेंगे। अपना खुद का करने के लिए आपको बहुत बड़ी क्या
कैपिटल चाहिए। अब वो कैपिटल अगर आपके पास होता तो आप बाहर क्यों आते हैं? आप मान के चलिए कुछ सीख भी गए हैं, लेकिन अगर आप वहाँ से करेंगे तो आपको फिर बाजार में ला करके बेचना होगा, उसकी भी दिक्कत होगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी एक अच्छी रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि भारत में फिर से जो है लोग गाँव की तरफ बढ़ रहे हैं, और गाँव की तरफ बढ़ने से प्रभाव ये हो रहा है कि लोग कृषि पर ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो रिपोर्ट आया है इसके अनुसार कृषि पर निर्भर लोगों की प्रतिशतता कितनी हो गई है? जी हाँ दोस्तों, ये बढ़ करके 45.5% एग्जैक्टली हो गई है, जो आपके पहले कितनी थी? 42.5% थी। ठीक है, समझ गए? मैंने कहा ना, इंडिया में प्रतिशतता पे कम जाना, लेकिन जब आप उसे नंबर में चेंज करेंगे तो माय डियर इट इज़ ह्यूज, ह्यूज, रियली इट्स ह्यूज। सिटीज प्रोजेक्ट 2 के फेज में कितने शहरों को शामिल किया गया है? अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं कि नहीं, तो माय डियर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे जानिए। देखिए, जो आपका स्मार्ट सिटीज मिशन है, स्मार्ट सिटीज मिशन, ठीक है, ये उसी का सब कंपोनेंट है। उसी का क्या है? सब कंपोनेंट है। ठीक है, समझ गए? उसी का ये सब कंपोनेंट है। और इसमें जो है टोटल 18 शहरों को शामिल किया गया है। कितने? 18 शहरों को शामिल किया गया है। इसे आपको पता है ना कि सिटीज़ प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो है कई अन्य पार्टी, जो विदेश की पार्टी, जिन सबको मिला करके इसे लागू किया जा रहा है। इसमें जो विदेश की पार्टीज है वो कैपिटल अपना लगाएंगी, और सरकार भी अपना कैपिटल लगाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पैमाने पर जो इसे क्या इम्प्लीमेंट करेगी। 18 शहरों में अभी जो है इसे लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसमें टोटल ये हुआ कि 1760 करोड़ रुपए ने 18 शहरों में किया जाएगा, जिससे अलग अलग जो मैंने बताया ना जॉइंट प्रोग्राम है, अलग अलग जो फॉरेन की हैं, जो इंडिया के हैं, सब लोग मिल करके अपना एक हिस्सा देंगे और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। अब अगर आप पूछो इसका लक्ष्य क्या भैया, भाई स्मार्ट सिटीज़ का कंपोनेंट है तो क्या लक्ष्य हो सकता है, मुझे बताओ। कॉमन सेंस की बात है, बताओ क्या होगा। एशिया में भारतीय उद्योग मेडिकल डिवाइस के बाजार के मामले में किस स्थान पर है? देखिए, मेडिकल डिवाइस की बात कर रहा है, ध्यान से समझना। जेनेरिक दवाइयाँ अलग है, मेडिकल डिवाइस अलग चीज़ है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है? चौथा। जी भैया, देखिए मेडिकल डिवाइस के मामले में एशिया में भारत जो है चौथे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर यहाँ पर जापान आता है, फिर चाइना आता है। देखिए, जापान, चाइना, और फिर क्या आता है यहाँ पर? साउथ कोरिया। उसके बाद आपका भारत आता है। ठीक है, समझ गए? तो देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट था एक आप, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी बार ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, और आपको पता है कि अभी हेल्थ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रह रहा है, क्योंकि कोविड के बाद से हेल्थ सेक्टर को लेकर के सरकार काफ़ी ध्यान दे रही है। तो इसलिए ऐसे संबंधित प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर कह रहा हूँ, प्रश्न वही लाता हूँ, बहुत चुन कर, बहुत छान कर, बहुत, मतलब अगर आप मेरी क्लास देख ले रहे हो, आप मेरे प्रश्न कर ले रहे हो, आप मेरे पुराने क्लासेस देखो। मैंने यूपी पीसीएस के टाइम पे जो क्लासेस चलाए थे, हिस्ट्री चलाया था, करंट अफेयर्स चलाया था, उनके जाके प्रश्न देखो, और आप पेपर देखना, कितने इंपॉर्टेंट और चुनिंदा प्रश्नों को केवल मैंने पढ़ाया था। उनमें से काफ़ी प्रश्न आए थे। मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि यूपी पीसीएस मुझसे पूछ के आया, कोई भी आयोग मुझसे पूछ के पेपर बनाएगा, नहीं, लेकिन क्या वो पूछ सकता है उसका एक अनुमान लगा कर मैं जो क्लास लेकर के आता हूँ वो कितना इंपॉर्टेंट है, आप उन सभी से समझिए और पेपर से समझेंगे ना। चलिए भैया, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? चलिए बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। देखिए, इसके आप फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट से आप समझ सकते हैं कि एक रिपोर्ट जारी की जाती है संस्था द्वारा। इस संस्था के द्वारा इस रिपोर्ट जारी करने का प्रमुख लक्ष्य ये होता है कि वो बताने के लिए कि विश्व में जो है किस प्रकार से जो है आने वाले समय में किस प्रकार के रोजगार की हमें ज़रूरत होगी, किस प्रकार हमें जो वर्तमान रोजगार इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, किस प्रकार जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें आगे जॉब के लिए किस प्रकार से तैयार करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर इसी रिपोर्ट के द्वारा तैयार की जाती हैं, और ये हर दूसरे साल जो है भैया, हर दूसरे साल पर लाई जाती है। और इस बार जो है ये चौथा जो है एडिशन था। पहला एडिशन जो है 2016 में आया था, इस बार चौथा एडिशन 2023 में आ रहा है, बीच में आपका नहीं आया था। और ये जो चौथा एडिशन आया इसमें 2023 से लेकर के 2027 तक के बारे में बताया गया है कि अगले 5 सालों में किस प्रकार से क्या जॉब्स को लेकर सिचुएशन होने वाली है। ठीक है, तो हाँ चलिए, किसने जारी किया था भैया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने भारत को किस वर्ष तक ड्रग फ्री देश बनाने की योजना बनाई है?
चलिए भैया देखिए, ये भी टॉपिक बहुत न्यूज में है, इसीलिए मैं इसे प्रश्न लेकर का बहुत न्यूज में है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी सरकार द्वारा आप सुनेंगे कि हम शराब पर पाबंदी लगा देंगे, हम ड्रग्स को लेकर के विशेष अभियान चलाएंगे। तो भारत सरकार भी अलग तरीके से उसने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन समुद्रगुप्त। जी भैया, ऑपरेशन समुद्रगुप्त इसने चलाया था, और इसी के अंतर्गत अभी हाल ही में इसने जो है केरला के पास जो है बहुत बड़ा जो है ड्रग्स का, इलीगल ड्रग्स को पकड़ा था। ठीक है, समझ गए। तो इसीलिए जो है, और इसका सही जवाब क्या है, 2047 तक आपको जो इसने ख़त्म करने की योजना बनाई है। देखिए आपको पता है भारत जहाँ पर स्थित है ना, इसके आपके यहाँ पर क्या है, गोल्डन क्रेसेंट। ठीक है, गोल्डन क्रेसेंट है, और आपके अगर यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे आपके, तो यहाँ पर क्या गोल्डन ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल यहाँ पर देखिए कौन सा है, वियतनाम और बर्मा और आपका लाओस, थाईलैंड और आपका वियतनाम। ठीक है, म्यांमार से भी होकर के जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता है। और इधर आपका क्या हो जाता है क्रेसेंट में, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। क्या, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बीच में भारत फंसता। अब भारत फंसने की वजह से यहाँ के युवाओं को भी आप देख रहे होंगे पाकिस्तान के रास्ते पंजाब पर कितना ज़्यादा इलीगल आता है। उधर आपके जो 7 सिस्टर कंट्री देश स्टेट्स हैं, वहाँ पर कितना इलीगल जो है होता है, वहाँ के युवाओं में कितना ज़्यादा नशे की गलत लत है। खैर ये सब चीज़ें आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, बाकी ठीक ही है। और आपको पता है ये गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल मिल करके जितने भी विश्व में आपके ड्रग्स यूजर, उसका 90% इन्हीं 2 जगहों से जाता है। 90%। सोचो अगर इन दोनों को बंद कर दिया जाए पूरे देश में, खाने से लिए से मार हो सकती है, पानी के लिए हो सकता है, वैसे उसके लिए हो जा। चलिए भाई, आज का आखिरी प्रश्न, साथ क्लास खत्म। चौथे पीढ़ी वाली खुर्रम साहब बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम खैबर रखा गया है, किस देश से संबंधित है? चलिए बैलिस्टिक मिसाइल आप समझ रहे होंगे, चलिए बताइए फटाफट जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, ईरान। जी भैया, यहां पर देखिए खुर्रम शहर जो है, इनका अपना एक जो है, जो ईरान इराक युद्ध हुआ था उससे संबंधित शहर है, तो इसलिए नाम रखा गया। और खैबर नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जो है मुस्लिमों द्वारा जो पहले ये जूज जानते हो ना, JEWS जूज जानते हो ना, तो वहाँ पर जिसे जूविस कहते हैं बेसिकली, देखिए जूज कहते हैं और ये भी होता है, और इसको जूविस भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे उनसे कुछ संबंधित, तो जूविस जो इनका किला था, इसे जो है मुस्लिमों द्वारा जो इनका खैबर जूविस किला था, इसे जीता गया था, तो इसीलिए इसका नाम इन्होंने खैबर रखा। जैसे हम लोग अलग अलग खुशियाँ अपने हिसाब से मनाते हैं, उससे मुस्लिमों से संबंधित एक चीज़ है। ठीक है, हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। 2000 किलोमीटर इसकी क्षमता है, रेंज है, और इसके साथ आप 1500 किलोग्राम, क्या 1500 किलोग्राम पेलोड माने क्या, 1500 किलोग्राम तक आप विस्फोटक इसमें डाल के 2000 किलोमीटर तक आप जो है क्या किसी को भी निशाना बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी तो मेरे दोस्तों लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये जो नाम से अगर आपको लग रहा हो कि क्या नाम है, तो दृढ़ता नाम ऐसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरी दृढ़ता है कि आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें मिले, जो आप अगर यहाँ पढ़ रहे हैं तो काम में आए। तो यहाँ आपकी भी दृढ़ता होनी चाहिए कि मैं मन से पढ़ूँ, सर जो मेरे साथ समय दे रहे हैं उस समय का सही सदुपयोग हो। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर शेयर करेंगे तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि आपके सहयोग से ही मेरी मेहनत दूसरों तक पहुंचेगी, और मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं मेरे साथ जुड़े और अपने सपनों को पूरा करें, क्योंकि मैं चाहता हूं हर संजीदगी से पढ़ने वाला छात्र अपनी सपनों को पूरा करे, अपने लक्ष्य तक पहुंचे, और अपने माँ बाप के इरादों को पूरा करे, क्योंकि माँ बाप के इरादे जब पूरा होते हैं ना दोस्तों, तो उससे ज़्यादा खुशी उस बच्चे के लिए और कुछ नहीं होती है। तो चलिए इसी बात के साथ इस क्लास को ही ख़त्म करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी।